गड़बड़ियाँ तो हैं जो विस्थापित अपनी ज़मीन से हुए हैं उनके लिए, और जो इनको विस्थापन करके उस जगह स्थापित हो गए हैं उनको। किसी को मार के भगा दिया आपने और उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, अब 25 साल बाद बोल रहे हो आप कि उसको हम वापस लाएंगे, तो वापस लाने वाले को टीस उठती है अगर वह दूसरी जगह स्थापित हो गया है, और अगर वह विस्थापित ही है दूसरी जगह तो चाहेगा, वो आना चाहेगा, और आना चाहेगा तो जो उस जगह बैठ गया है उसके मकान में कब्जा करके अब फिर उसको उठना पड़ेगा, तो फिर उसको दिक्कत होगी, तो फिर वो चिल्लाएगा। जो जिस तरीके से भगाया गया है उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, और जो भागा हुआ है या जो विस्थापित किए गए थे उनका दुख फिर हरा भरा होगा और फिर वैसी ही चीज़ें वो बोलेंगे। तो पूरा का पूरा मामला एक गम का, एक आक्रोश का, दूषितता का आता है कायदे से। अब प्रश्न ये आता है कि विस्थापन हुआ क्यों? फिर दूसरा प्रश्न आता है कि स्थापन की क्या जरूरत आ गई? अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा देखें, ऐसे लाखों लोग यहाँ से वहाँ बेघरवार हुए कि कश्मीरी पंडित का इशू तो छोटा लगता है। वो जमीन छोड़ छाड़ के आ गए और वैसे ही रातों रात आए लोग, और उस पर कौन काबिज हुआ? भारत में जो मुसलमान हैं उनकी ज़मीन पे, या लाहौर, कराची जहाँ बहुत सारे पंजाबी हिंदू थे उनके मकानों में कौन काबिज हुआ? आज हम कहें कि वापस उसी मकान में जाओ, तो इतिहास की वापसी हमेशा दर्दनाक, दुख भरी उसी तरह जब होता ज़्यादा होता, तब ऐसी वापसी के बारे में चर्चा अगर कम हो तो बहुत अच्छा है। विस्थापन के कारण ढूंढें, बंटवारे के कारण ढूंढें, और उस कारणों से निजात पाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ से आए थे वही जाएं, कुछ और लोग भी जा सकते हैं, और स्मार्ट सिटी 1 क्या 10 बनाई जा सकती है। फिर पंडित ही क्या, क्रिश्चियन भी जाएं, बौद्ध भी जाएं, जैन भी जाएं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी जाएं, सब जाएं। मनाही क्या है? एक देश में सबके लिए खुला होना चाहिए। देश से देश में ही विचरण करने में पाबंदी, तो देश की सार्वभौमिकता है उस पर प्रश्न उठाती है, और देश अगर सार्वभौमिकता पर प्रश्न उठाए जाने पर भी चुप बैठता है तो बड़ी दिक्कत है। कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू जो वहाँ से हटे, तो तुम देखोगे कि केंद्र में अगर एक ताकतवर प्रधानमंत्री रहा जब तक इंदिरा गांधी रही, तो ऐसा कोई शोर वहाँ सुनाई नहीं दिया। सन 87 के बाद चीज़ें बिगड़ी, और जो बिगड़ती चली गई, फिर बीच में थोड़ी बहुत सुधरने की कोशिश हुई, तो उन सारी कारणों पे जाना पड़ेगा। क्या केंद्र में बैठी सरकार यह चाहती है कि वहाँ उपद्रव मचा रहे? जैसे कि कुछ देश चाहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत इस सीमा में, इस क्षेत्र में उपद्रव फैलता रहे जिससे हथियार बिकते रहें। तो क्या केंद्र में बैठी हुई सरकार ये चाहती है कि वहाँ उपद्रव मचा रहे? जैसे उपद्रव का जो 3,000 करोड़ का नॉन अनऑडिटेड एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है, और जो हो सकता है कि किसी पार्टी फंड में भी जाता हो, कि कंटिन्यूटी बड़ी रहेगी। क्या वो उपद्रवग्रस्त एरिया दिखा के वहाँ के लोगों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाए, वो कुछ करने लायक नहीं बचेंगे? जिसको रोज़ चावल, आटा, दाल फ्री हो, आदत पड़ जाए, क्यों काम करेगा? और धीरे धीरे निकृष्ट से निकृष्टतर होता जाए, खड़े होने की ताकत ही नहीं होगी। लड़ भिड़ लिए, घर में भी लड़ेगा अगर बाहर नहीं। कई लोगों को देखोगे जो गुंडे बदमाश हैं, अगर उनको बाहर लड़ने को नहीं मिलता तो अपनी बीवी से लड़ते हैं, बच्चे से लड़ते हैं, उनकी बीवी फिर बाद में बच्चों से लड़ती है, बच्चे खिलौनों से लड़ते हैं, तो एक पूरी जाहिलता फैल जाती है। तो ऐसा फैलाने के लिए तो नहीं। और जो बाहर गए उनके लिए तो वाकई में दर्दनाक होता अपना घर छोड़ के जाना, कहीं ना कहीं आस तो लगी रहती है। जैसे कहते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ बाप का चित्र, उस गांव का चित्र, उस बोली का जो माँ बाप बोलते हैं वो इम्प्रिंट हो जाता है। तो इसलिए एक बच्चे को चाहे वो कहीं रहा हो, उसको अपना घर जो जहाँ जन्म लिया हो हमेशा अच्छा लगता है। चाहे लोग कहेंगे ये कितना गंदा है, लेकिन उसको अच्छा लगेगा।
तो जो वहाँ जन्म लिए हैं उनको तो हमेशा अच्छा लगता है। आज तुम देखोगे कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान की बात करते हैं कि लाहौर ऐसा था, कराची ऐसा था, और पाकिस्तान में जाओ तो वो बात करते हैं। प्रश्न सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नहीं है, प्रश्न इससे बड़ा है कि एक स्टेटस देके आप चाहते क्या हैं उसको, और वो लोग जो हैं क्या अंधकार में हैं कि स्टेटस से होना क्या है? फ्री के दाल चावल रोटी से, बिजली से क्या होना है? पूरे देश में घूमने की आज़ादी के बजाय आप छोटे से इलाके में रह के बस रहे हो। नानक से पूछा एक बार जब वो यात्रा में थे कि आप इस गांव से आए और यहाँ आपका स्वागत सत्कार भी नहीं हुआ, लोगों ने आपकी गालियाँ दी और आपने कहा बसे रहो बेटा, और दूसरे गांव में जब वहाँ आपका बहुत स्वागत सत्कार हुआ, लोगों ने अच्छी तरह बात की और आपने आशीर्वाद दिया बिखर जाओ, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि उस गांव में हमको गाली गलौज दिया या हमारा अनादर किया, अच्छी तरह स्वागत नहीं किया, जैसा भी है, लेकिन अगर वो फैल जाएंगे तो बदबू बहुत दूर तक फैलेगी। अगर झगड़े के बीच दूर तक गए तो दूर तक जाएंगे, इसलिए यहीं रहो, तुम आपस में लड़ते रहो, बसे रहो यहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए इसको आशीर्वाद समझो या कुछ और दूसरे गांव में जहाँ स्वागत हुआ, अच्छी बातें कही, उनसे कहा कि फैल जाओ, बिखर जाओ, बिखरोगे तो जहाँ जाओगे वहाँ खुशबू बिखेरोगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीरियों को जो मुसलमान वहाँ रह रहे हैं इस श्राप दिया गया हो कि तुम बसे रहो यहीं, आपस में लड़ते रहो, और पंडितों को उनने चाहे भगाया हो चाहे भागे कि तुम खुशबू फैलाओ। इस श्राप से तो उबरना पड़ेगा, खुशबू वहाँ रहे जो दुनिया में कहा जाता था कि अगर जन्नत कहीं है तो यही। फिर इसके और परिणामों के बारे में चर्चा करनी होगी कि मान लो आज अगर दुनिया का स्वर्ग कहीं है और कश्मीर में है तो लोग स्वर्ग की यात्रा तो करना चाहेंगे, सैलानी वहाँ पे आना चाहेंगे, और जब सैलानी यहाँ ज़्यादा आएंगे तो स्विट्जरलैंड यूरोप कौन जाएगा? तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकती है अगर ये इलाका शांत रहे, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है अगर ये पीसफुल रहे, अगर ये आतिथ्य को समझे। तो पहले यहाँ आतिथ्य का एक अलग मतलब था, लोग जाते थे, अब लोग नहीं जाते तो वहीं के लोग भीख पे या दान पे जो 370 आर्टिकल के तहत मिलता है उस पे जीवनचर्या चला रहे, नहीं तो ऐसे दान की जरूरत नहीं। डल लेक भरी हुई रहती थी गर्मी में, आज खाली। तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तरफ का जो कश्मीर है, अगर एक जॉइंट टूरिस्ट प्लान बने तो पूरे यूरोप को और अमेरिका के टूरिस्ट से ये ज़्यादा पैसा कमाए। तो ये पैसा ना कमाए इसलिए इसको डिस्टर्ब रहने दो, ऐसी कोई साजिश तो नहीं। फिर ये इलाका डिस्टर्ब रहता है तो भारत पाकिस्तान बहुत सारे हथियार खरीद, तो अगर ये पीसफुल हो जाएगा तो हथियार क्यों खरीदेंगे? फिर तीसरे तरह के लोग कि यहाँ जो टूरिस्ट की जगह टेररिस्ट पनपने लगे हैं, तो दुनिया में लड़ने के लिए इससे बेहतर कौम और ताकतवर वाली दूसरी जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ टेररिज्म फैलने दो और उनको पैसा देके हम ल्योर करेंगे और कभी एक संस्था से कभी दूसरी संस्था से लड़ने के लिए आकर्षण करते रहेंगे, और चूंकि गरीबी रहेगी तो हमारा जो पैसा है बहुत है, हम उससे हायर कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई देश डिवाइड होता है या कोई फैमिली डिवाइड होती है और उसमें अगर परफेक्ट डिवीज़न हुआ तो तुम देखोगे कि लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं। जैसे माँ बाप के मरने के बाद एक फैमिली डिवाइड होती है भाइयों में, तो शायद ही कभी कोई भाई एक दूसरे के यहाँ जाता है, लेकिन अगर माँ या बहन हैं तो वो घर बना रहता है, लड़ते रहेंगे लेकिन तब भी बना रहेगा, और फिर से एक होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत 3 डिवाइड हो गए, लेकिन कश्मीर एक इशू ऐसा है जो हमको चाहे हॉट प्लेटर पर ही रखे लेकिन वार्ता करने के लिए मजबूर करता है, एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मजबूर करता है, और तब ये चर्चा होती है कि हम एक ही तो हैं। इतने बार युद्ध होने के बाद भी बरबस ये निकल आता एक ही जैसे तो हमारी कल्चरल हेरिटेज। तो एकीकरण की संभावनाएं तब तक बनी रहेंगी जब तक कश्मीर का इशू है, और चूंकि ये पेरेनल है इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत एक हो और बांग्लादेश भी।
आज अगर कोई कहता है कि जनमत संग्रह करा लो कश्मीर में और वहाँ के लोग जहाँ जाना चाहें जाएं, मेरा अनुभव और मेरा जितना जीवन मैंने जिया है और लोगों को जाना है वह यह कहता है कि सिर्फ कश्मीर में ही जनमत संग्रह करो। आप पूरे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी जनमत संग्रह करा लो तो जनमत संग्रह इस पक्ष में जाएगा कि हम तीनों को एक रहना चाहिए। कश्मीर की तो बात ही छोड़ दो कि वो क्या करता है। तो जो लोग इसकी वकालत करते हैं हम उनसे कहेंगे कि साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जनमत संग्रह हो जाने दो। और शायद की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुसंख्यक 70% लोग चाहेंगे तथाकथित नेताओं को जो रोटी सेक रहे हैं या थोड़ा बहुत जमींदारी रखनी है उनको छोड़ के, या आर्म फोर्सेस में जो लोग महत्वपूर्ण पदों में हैं उनको छोड़ के बाकी लोग चाहेंगे कि वो अपने मातृभूमि पैतृक भूमि के साथ जुड़ रहे। भारत के लोग इतना नहीं चाहेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश से जुड़े, क्योंकि जिसको बंटवारे में अपनी मुख्य भूमि मिलती है वो कभी अलग होना नहीं चाहता, वो दूसरे को नहीं चाहेगा। तो भारत की जनता शायद कम चाहे, मिलेगी तो बुराई नहीं है, उनको स्वागत होगा, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जबकि बढ़ाना चाहिए। जो मेन लैंड है उसको ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए कि आप जब आना चाहें। तो मेरे माने तो बांग्लादेशी इश्यूज इस नॉन इश्यू, जिसको आना है पूरा का पूरा बांग्लादेश भी आ जाए तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी। एक एक दो दो करके ना आए, जो चोरी छुपी आए, तो सारी जमात आ जाए, एक साथ मिल जाए, तब कश्मीर विल बिकम नॉन इश्यू। कश्मीरी पंडित विल बी नॉन इश्यू टू सेटल इन कश्मीर or in Lahore. Similarly, for people in so-called POK will be free to settle in Kashmir or Kadai-Kunar. So that is the need of the hour. और मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले समय में वो लोग जो स्वतंत्र भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जन्मे हैं इस बात को आगे ले जाएंगे बिना इतिहास की परवाह किए कि हम क्या थे कैसे थे, कि हम एकीकरण के बारे में चर्चा करें और एक इज्जतदार तरीके से म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। तो ये इशू बहुत छोटा हो जाएगा कश्मीरी पंडित का आर्टिकल 370। एक लार्ज पैराडाइम में सोचने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके बाद चीज़ें वहाँ तक जाने की जरूरत है कि हम आक्रमण क्यों झेलते रहे, क्या हमने सिक्योरिटी को दाव पे लगाया, शांति की बात करके हमारी सिक्योरिटी को दाव पे लगाया। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो विश्व शांति के हम बिना सिक्योरिटी के दाव पे लगाएंगे, कंट्री को ये ज़रूरत है कि वो सिक्योरिटी को सिक्योर करे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से और स्पिरिचुअल तरीके से, आध्यात्मिक तरीके। ये सिक्योरिटी की जरूरत होती है। फिर आप जहाँ जाना चाहें सिक्योरिटी को रिस्क पर लेके विश्व भ्रमण, विश्व शांति की बातें हमारी समाप्ति की ओर ले जाए। तो एक ये चीज़ है, आज हम कोई भी धर्म अपना लें उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, सरफेशियल होता है। जब गहरे में आप उतरोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन से? न सूफी मस्जिद जाता है, न जो ब्राह्मण को प्राप्त हुआ आदमी मंदिर जाता, ऊपर ऊपर जाता है। निराकार की पूजा भी बंद हो जाती है, चाहे नवाज हो चाहे कुछ हो। वो आदमी वहाँ बैठ के चीज़ें, जहाँ है वहाँ नवाज होती है, जहाँ है वहाँ भी। तो उस बहुत सारी चीज़ें सरफेशियल से पता नहीं चलती, गहरे में स्पिरिचुअल सिक्योरिटी वहाँ से एमिनेट होती, वो भारत के पास है। बाह्य चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रकृति का है कि बच्चे आएंगे, बच्चे बड़े होंगे, तो चीज़ें चलती रहें। और जो ताकतवर देश है वह स्पिरिचुअल के स्तर पर ताकतवर नहीं है तो टूट जाता है, बिखर जाता है। इसलिए कई देश उभरते हैं और फिर गिर जाते हैं, लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, धर्म से निकल के आती हैं, सनातन होती हैं, वह लंबे समय तक जीता है और जागता है और लोगों को भी जागृत है। भारत के बारे में अगर एकीकरण संभव हो तो उसकी बात करें, तब कश्मीर की बात गौड़ हो जाएगी, तब
मिजो, नागास, श्रीलंका, इनसे भी बात की जा सकती है, बर्मा से भी बात की जा सकती है, मालदीव से, कि एक लार्जर भारत बने। तब ये छोटे छोटे टिकलेस इशूज़ हैं, ये उस इशू को दूर करके नहीं होंगे, इंटीग्रेटिव अप्रोच से दूर होंगे, तब एक भारत आएगा। और चाइना से भी बात करने की ज़रूरत है कि देखो, दुनिया की परवाह करने के पहले हम अपने लोगों की परवाह करें, क्योंकि कोई भी युद्ध सेल्फ अनिहिलेशन की तरफ जाएगा। और ये जिम्मेदारी भारत चाइना की बनती है कि कम से कम दुनिया को एनिहिलेशन की तरफ ना ढकेले, क्योंकि कोई भी अगर आगे आने वाले समय में वर्ल्ड को दिशा देगा, दशा को इम्प्रूव करेगा, तो भारत और चाइना हो। तो ये दोनों की जिम्मेदारी भी बनती है। आज चाहे चाइना थोड़ा ऊपर हो, भारत नीचे, लेकिन किसी चीज़ों में भारत भी ऊपर हो सकता है, समझ के ऊपर, मानने में, वैरायटी के बारे में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। तो वहाँ पे वैविध्यता के कारण भारत की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि चाइना को साथ लेके एनिहिलेशन की बजाय एसिमिलेशन की तरफ प्रस्थान करें, आगे बढ़े, तब जाके चीज़